कि संस्कृत के विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करें। मुझे बड़ा हर्ष है कि आपने राजीव मल्होत्रा को बुलाया, आमंत्रित किया यहाँ, क्योंकि मैं इनको अमेरिका से जानता हूँ। इन्होंने, ये तो बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव थे ITT, इंटरनेशनल टेलीफोन एंड टेलीकम्युनिकेशंस के, और इन्होंने खूब कमाया उस समय। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ अब इतना पैसा बनाने के बाद। तो उन्होंने ट्रस्ट बनाई अपने सारे परिवार के लिए व्यवस्था करके। उन्होंने शुरुआत की इस लाइन में जो आज वो मशहूर हो गए हैं, और उनको अमेरिका में कई लोग उनको राक्षस मानते हैं, परंतु वो राक्षस को ध्वस्त करने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। उनकी जो भाषा है वो उन लोगों की जो प्रतिद्वंदी की भाषा है वही भाषा है। आज तक जो पश्चिम में पढ़कर आए, उन्होंने जिस भाषा में बोली, हम लोग यहाँ से पढ़कर जो लोग गए वो उनको मुकाबला नहीं कर सके। वो जो उनकी डिबेटिंग रूल्स बनी थी उसमें हम शामिल नहीं हो सके। राजीव मल्होत्रा की विशेषता है कि वो उन्हीं के भाषा में बोलकर उन्हीं को ध्वस्त करते हैं, और इसीलिए ऐसे लोगों को आज ट्रेन करके, राजीव मल्होत्रा के सहयोग से हमें ट्रेन करके ऐसे लोगों को और भी स्कॉलर्स पैदा करनी चाहिए जो उन्हीं के इंग्लिश में, उन्हीं के ग्रामर में, उन्हीं के डिक्शन में, उन्हीं के फ्रेजियोलॉजी में बोल करके उनको ध्वस्त करना चाहिए। मैं अपना आभार मानता हूँ कि आपने, मैं यद्यपि अर्थशास्त्री होने के बावजूद, राजनीतिज्ञ होने के बावजूद, आपने यहाँ मुझे इस महान विषय के लिए, इस महान कार्य के लिए एक मौका दिया, मुझे यहाँ उपस्थित होने के लिए और मेरे विचार रखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। राजीव मल्होत्रा जैसे स्वामी जी ने कहा, प्लीज ये फॉर्मल मत हुईगा उनके लेक्चर में कि राजीव मल्होत्रा वो आग है जो लेक्चर नहीं देती है, वो डिबेट करती है, डिस्कशन चाहती है। उनका है कि वो 10 मिनट बोलेंगे और 1 घंटा, आधा घंटा वो आपसे चर्चा चाहेंगे। आप लोग तैयार हो जाएं उनसे, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। देश के एक बहुत बड़े पूंजीपति ने कई मिलियन डॉलर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को देके एक ऐसे प्रोफेसर को प्रोजेक्ट दिया है जो कि संस्कृत को डेड लैंग्वेज मानता है। पोलोक एक बहुत बड़े स्कॉलर है संस्कृत के, नो डाउट, बहुत बड़े प्रोफेसर है, मगर राजीव मल्होत्रा ने इस बात को चिन्हित किया कि ये वो व्यक्ति है जो संस्कृत को डेड लैंग्वेज मानता है। तो ये बहुत गंभीर विषय है कि पोलोक के द्वारा तैयार किए जाने वाले जो 300 वॉल्यूम्स हैं उसमें किस तरह से वो संस्कृत और संस्कृति को प्रतिबिंबित करेंगे, वो बहुत बड़ा चैलेंज है संस्कृत के विद्वानों के सामने। मैं अनुरोध करता हूं आज के उत्सव पुरुष आदरणीय श्री राजीव मल्होत्रा जी से कि वो आए और अपना जो उनको डिस्कशन करना है, जो इस विषय में हमको जागृत करना है, उत्तेजित करना है, उसके लिए आए श्री राजीव मल्होत्रा जी। प्रोफेसर भारद्वाज, धन्यवाद कि आपने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। डॉक्टर स्वामी, प्रोफेसर राव, प्रोफेसर त्रिपाठी, मुझे खुशी है कि मैं भी आपके साथ स्टेज पर खड़े होकर कुछ अपने विचार डिस्कस करूँगा। ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर हम पुस्तक लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और वो पुस्तक ये समर में निकलेगी, आ जाएगी। तो आज मैं कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और आपसे फिर क्वेश्चन आंसर करना चाहता हूँ। करीब लास्ट ईयर, करीब जून जुलाई में हमको किसी ने ईमेल भेजी कि एक फंड रेजर हो रहा है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। $4 मिलियन तो रेज कर चुके हैं और भी करना चाहते हैं, और बहुत खुशी की बात है
कि अब अमेरिकन लोग संस्कृत का कितना शौक है उनको संस्कृत का, कि एक वो चेयर निकालेंगे एकेडमिक चेयर संस्कृत स्टडीज़ की। उसके जो कमेटी के हेड होंगे वो शेल्डन पॉलक होंगे, और वो जो चेयर है वो आदि शंकरा के नाम पर होगी, श्रृंगेरी मठ आदि शंकरा के नाम पर होगी। और ये जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य हैं उन्होंने उसको ब्लेस कर दिया है कि हमारा नाम लगा दीजिए और हम आपको सपोर्ट करेंगे। और काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया और भी इकट्ठा होना चाहिए। और जब ये एक तरह का समझो एक मठ बन जाएगा कोलंबिया में, जहाँ पर संस्कृत के ऊपर विचार किया जाएगा, और इसके बाद 4-5 और भी अमेरिका में मठ बनाए जाएंगे, हर एक के लिए कई $1 मिलियन चाहिए, ऐसे हमको किसी ने कहा। तो हम तो हमेशा इन्वेस्टिगेट करते हैं, लोग जो हमारे हैं वो इन्वेस्टिगेट नहीं करते, वो तो वैसे ताली बजाते हैं और पूजा करनी शुरू कर देते हैं कि भी वाह वाह क्या ये लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात होगी। तो हम तो किसी चीज़ को ना अच्छा मानते ना बुरा मानते, पहले उसका पूछताछ करनी चाहिए। जब शेल्डन पॉलक का नाम आया तो फिर हमारे एंटेनास बिल्कुल अप हो गए कि ये शेल्डन पॉलक को तो हम जानते हैं, क्योंकि 2005 में एक बैंकॉक में वर्ल्ड संस्कृत कांग्रेस हुई थी और वहाँ पर हमने कीनोट एड्रेस दिया था, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। कीनोट एड्रेस का टॉपिक है जियोपॉलिटिक्स एंड संस्कृत फोबिया। फोबिया मतलब जिन लोगों के संस्कृत से दुश्मनी है या प्रॉब्लम समझते हैं कि ये संस्कृत बड़ी ऑप्रेसिव लैंग्वेज है, इसके साथ दलित को और विमेन को और मुस्लिम्स को अगेंस्ट किया जाता है, उनके अगेंस्ट अत्याचार होता है, उसको संस्कृत फोबिया कहते हैं। तो हमने ये हमारा टॉपिक था, और ये टॉपिक जो था ये वहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स निकली, जो एक जर्नल निकला, उसका सबसे पहला फर्स्ट पब्लिक आर्टिकल यही था। और हमने ओपनिंग डे कीनोट एड्रेस ये किया, और उसी में हमने शेल्डन पॉलक का और कई औरों का नाम भी बताया कि इन लोगों ने क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। और ये एक तरह की सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक संस्कृत सिविलाइजेशन जो है जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, उसके अगेंस्ट क्या क्या सिविलाइजेशंस हैं और उनका क्या आपस में इनकाउंटर हो रहा है, इसके बारे में हमने पेपर लिखाया था। तो जब शेल्डन पॉलक का नाम आया तो हमको काफ़ी इंटरेस्ट हो गया। तो हमने जाके उस जो हमारा दोस्त था जिसने ईमेल भेजी थी, हमने उसको कहा कि पहले तो आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ये फंड रेजिंग के पहले। तो उसने कहा कि नहीं इन्वेस्टिगेट की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छी तरह से कोलंबिया को जानते हैं और शेल्डन पॉलक बहुत अच्छा माना हुआ आदमी है, फेमस है, अखबारों में नाम है, उसको पद्मश्री मिला है, ये वो सब कुछ मिला है। तो हमने कहा इसका मतलब वो और भी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट है, क्योंकि इतना फेमस है तो और भी इम्पोर्टेंट बात है। तो हमने फिर जिन लोगों ने ये फंड रेजिंग किया था वो काफ़ी बड़े वहाँ पर बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पास बहुत पैसा है, और उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रिलेशनशिप करने के लिए फ़ायदा भी बहुत होगा, क्योंकि वो कहीं वो किसी बोर्ड में एडवाइज़र बन जाएंगे, कंसल्टेंट बन जाएंगे, फिर उनको अपने प्रोफेशन में बिजनेस में फ़ायदा भी होता है। ये एक बड़ी हाई लेवल की नेटवर्किंग बन गई है आजकल। ये यूनिवर्सिटीज़, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ जो फंड रेजिंग कर रही हैं एशियंस के साथ, क्योंकि उनके अपने फंड्स कम हो गए हैं, तो उन्होंने टारगेट किया है चाइनीज़, जापानीज़ और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट करो, उनसे पैसे लो और उनको उसके एक्सचेंज में कुछ दो, फ़ायदा उनको मिले। और इसलिए कई लोग इंडियन फंस गए उसमें, और उनको इस चीज जो सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में ये चेयर बनेगी उसके बारे में कुछ नहीं पता, ना ही उनको टाइम है पता करने के लिए, ना ही इंटरेस्ट है किसी की और की बात सुनाओ, क्योंकि उनका एटीट्यूड ये है कि मेरे पास इतना पैसा है तो मेरे को कौन बता सकता है कुछ। ये एटीट्यूड है, अहंकार है एक तरह का। तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो चेयर है तो हो चुकी है, अभी बस 2-4 हफ्तों में अनाउंस हो जाएगी, बहुत धूमधाम से अनाउंस हो जाएगी, लेकिन शंकराचार्य ने एक बार ब्लेसिंग दे दी तो वो चेंज नहीं हो सकता। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि ये जो चेयर की जो कमेटी है जो सारा कुछ काम करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी, उसमें ये लोग हैं, और एक शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य के जो श्रृंगेरी मठ है उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं उनको भी उन्होंने अपनी एडवाइजरी बोर्ड में लगा दिया। इसका मतलब उन्होंने ठीक काम किया, पॉलिटिकली सब लोग जो चाहिए थे उनको ले आए अपने साथ। तो ये जून जुलाई में ये ऐसे हाल था जब मैंने ये काम शुरू किया, और फिर मैं शंकराचार्य से भी मिल चुका हूँ, अभी उनको मिलने गया था अक्टूबर में, बहुत अच्छी तरह से उनसे काफ़ी 1-1.5 घंटा बात हुई, प्राइवेटली मैंने उनको सारा कुछ समझा दिया, और उनसे मैंने यही रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा डिले कर दो, जब मेरी पुस्तक निकल आएगी
तो फिर मेरी बात भी देखना और जो शेल्डन पॉलक लिखते हैं उनकी बात भी देखना और फिर डिबेट करवाना। फिर हमको कोई इतराज़ नहीं है, डिबेट होनी चाहिए। तो इसलिए हमने ये रिसर्च काम शुरू किया है। अब इस रिसर्च से पता चलता है कि जैसे एक ज़माने में 1600s में रॉबर्ट डी नोबिली आए थे यूरोप से। वो जेज़ुइट थे और वो इंडियंस को कन्वर्ट करने के लिए वो सैफरॉन कपड़े डालते थे, अपने आप को पंडित कहते थे। उन्होंने संस्कृत सीखी थी। वो बिल्कुल ब्राह्मण की तरह रहते थे। अपनी चर्च को वो आश्रम कहते थे, संस्कृत में बात करते थे। और उन्होंने बाइबल को संस्कृत में ट्रांसलेट किया और ये अनाउंस किया कि ये 5th वेदा है, कि 5वां वेदा एक डिस्कवर हो गया। तो लोग बहुत खुश हुए कि ये लोग वो आदमी आया, हम उसने हमारे को 5वां वेदा ढूंढ के दे दिया। इस तरह से वो टीच कर रहे थे। फिर ऐसी चीज़ें होती गई। फिर लेट 1700s में विलियम जोन्स थे। विलियम जोन्स जो थे वो कैलकाटा के ईस्ट इंडिया कंपनी के कैलकाटा के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और उन्होंने काफ़ी संस्कृत पर काम किया। लेकिन यदि आप गहराई से देखो तो उनकी जो संस्कृत की फिलॉसफी थी वो ब्रिटिश वेस्टर्न हिस्ट्री के अनुसार, वेस्टर्न हिस्ट्री का जो लेंस है उसके थ्रू ही वो देखते थे। अब ऑक्सफोर्ड में एक बहुत बड़ा हॉल है। वो ये जो दीवार है इसके करीब डबल साइज की दीवार है और जो इस दीवार की हाइट है इससे 3-4 टाइम्स ऊंची हाइट है। इतनी बड़ी दीवार पर एक कार्विंग है, स्टोन कार्विंग, सर विलियम जोन्स एंड द पंडित्स, ये उसका नाम लिखा है। जब उनकी एनिवर्सरी हुई थी तो वहाँ के रूलर ने, किंग ने आकर उसका इनॉग्रेशन किया था, क्योंकि विलियम जोन्स को बहुत बड़ा मानते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया था। तो वहाँ वो जो कार्विंग है उस पर विलियम जोन्स जैसे कोई थ्रोन होती है, कोई ऊंची चेयर होती है, वहाँ बैठे हैं और कोई लिख रहे हैं पुस्तक में और नीचे देख रहे हैं। और ज़मीन पर 3-4 पंडित बैठे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि हम उनको कोई नशा है या कुछ, मतलब समझ नहीं आ रही क्या बात है। 3-4 ऐसे ही पंडित दिखाए हुए हैं और नीचे लिखा है ही गेव द हिंदूज HINDOOS हिंदूज एंड मोहम्मदन्स देयर लॉज, मतलब उन्होंने उनको लॉज सिखाए। तो ये एरोगेंस की तरह की तरीके से उनको प्रेजेंट किया गया। और वो सर विलियम जोन्स जो थे वो पंडित जोन्स भी कहलाए जाते थे। और कई हमको, हमारी फाउंडेशन को कई लोगों ने जो ग्रांट के लिए एप्लीकेशन भेजते थे पिछले 10-15 सालों में, दे यूज्ड टू से कि वी आर वेरी थैंकफुल दैट सर विलियम जोन्स डिस्कवर्ड संस्कृत। एज इफ हमको संस्कृत डिस्कवर नहीं की गई थी, वही डिस्कवर किया था। तो इस तरह की जो एटीट्यूड है कि जो विदेशी लोग हैं वो ही जानना चाहते, वो ही जान सकते हैं और उनकी जो दृष्टि है उनके थ्रू ही हम देख सकते हैं, ये हमारे काफ़ी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा है। और फिर मैक्स मिलर थे। मैक्स मिलर ने भी काफ़ी ऐसे काम किए, अच्छे काम भी किए, लेकिन हमारी तरफ से किसी ने उनका पूर्व पक्ष नहीं किया और उत्तर पक्ष नहीं किया। जो वो काम कर रहे हैं, वो जो भी ये लोग काम कर रहे हैं उनका हक है काम करने का। हमारे कल्चर में कोई इतराज़ नहीं कि हमारे से डिसएग्री करे, हमको क्रिटिसाइज करे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे को फिर उसका जवाब भी देना चाहिए और वो जवाब हमने नहीं दिया। अब ये 16 फरवरी को बेंगलोर में ये मैक्स मिलर भवन ने मेरे को इनवाइट किया है लेक्चर के लिए। तो वो कह रहे थे कि हमको कोई ऐसा टॉपिक दो जो जर्मनी से जुड़ा हो। तो मैंने फिर जर्मन इंडोलॉजी और उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं वो टॉपिक उनको दिया और वो बहुत खुश हो गए कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनको पता नहीं मैं क्या बोलूँगा। अब देखिए संस्कृत के कई रूप हैं। अब ये मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो संस्कृत है स्पोकन लैंग्वेज, कि हमको चाय चाहिए, रेलवे टिकट चाहिए, ऑर्डिनरी व्यवहारिक संस्कृत हो गई। एक है संस्कृत मंत्र। मंत्र भी एक तो यज्ञ का मंत्र है, एक है मेडिटेशन का मंत्र जो तंत्र में यूज होता है। जो वाक है,
वाक्य, एक्सटर्नल, इंटरनल, वैखरी, मध्यम, दस्यंती, परा, ये जो संस्कृत में वाइब्रेशंस हैं। संस्कृत एक भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन करने के लिए नहीं है, ये आध्यात्मिक भी वाइब्रेशन की भाषा है। इस तरह आप देखें 6-7 मेरी पुस्तक में मैंने एक्सप्लेन किया है, 6-7 तरह के इसके तरह से आप संस्कृत के साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको यज्ञ के बारे में संस्कृत आती है पर वो बोल नहीं सकते, कई बोल सकते हैं लेकिन उनको मंत्र के बारे में नहीं पता। तो हर एक के अलग अलग एप्लीकेशन हैं संस्कृत के, सब ठीक है। अब ये कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में आजकल संस्कृत नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन में काम आती है, तो वो भी एक एप्लीकेशन है। अब जो मेरा सब्जेक्ट है इस पुस्तक में, वो सब्जेक्ट है जो जहाँ संस्कृत को इस्तेमाल किया जा रहा है इंडियन सोसाइटी, इंडियन सिविलाइजेशन में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या ऑपरेशन है, क्या क्या एक्सप्लॉयटेशन है, शूद्रा के, ये विमेन के और मुस्लिम्स के, इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं इंडियन सोसाइटी में, वो संस्कृत भाषा और संस्कृत लिटरेचर के थ्रू ये खोजे जा रहे हैं। ये इनका प्रोजेक्ट है, ये चिल्ड्रन प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट। उनका प्रोजेक्ट नहीं है जैसे मंत्र हैं या यज्ञ हैं या कोई आध्यात्मिक नॉलेज है, वो उनका प्रोजेक्ट नहीं है। तो उनके लिए जो संस्कृत को वो जो रिवाइव करना चाहते हैं कि संस्कृत स्टडीज रिवाइव होनी चाहिए, वो इस प्रोजेक्ट प्लान के लिए, इस एजेंडा के लिए रिवाइव करना चाहते हैं। तो ये लोगों को पता होना चाहिए। लोग तो वैसे ही खुश हो जाते हैं कि आदमी आया, अमेरिका से आया, ये संस्कृत को रिवाइव करना चाहता है, पैसा बड़ा है, यहाँ वहाँ कर रहे हैं तो अच्छी बात होगी, पर किस रूप से रिवाइव कर रहे हैं और क्यों रिवाइव कर रहे हैं, किस दृष्टि से रिवाइव कर रहे हैं, क्या उनका एजेंडा है, ये तो लोगों ने देखा नहीं। तो ये 40 साल का जो उनका काम है सिर्फ एक आदमी के बारे में नहीं है, एक परंपरा बन चुकी है। जैसे आपको पता है कि हिस्ट्री में रोमिला थापर और इरफान हबीब ने एक बहुत परंपरा बना दी, और जो उनके स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स हैं वो सारी दुनिया में जो इंडियन हिस्ट्री है वही सिखाते हैं, उनकी दृष्टि से ही सिखाते हैं। और इसी तरह से कई हर एक डिसिप्लिन में परंपरा बन जाती है, और वो जो परंपरा एक बार बन जाए तो वो फिर कई 50 साल तक, 100 साल तक चलती रहती है, मोमेंटम बन जाता है। अब ये एक नई परंपरा बन चुकी है, उनकी परंपरा बन चुकी है। उन्होंने काफ़ी PhDs दी हैं और काफ़ी वो गौर से मुझे कह रहे थे कि जो उनके PhD स्टूडेंट्स हैं वो दुनिया में बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत डिपार्टमेंट में उनकी काफ़ी पोजीशन है, और वो अपने विचार से उसी तरह की दृष्टि से और लोगों को पैदा कर रहे हैं। तो ये जो इसका मतलब हमको ये चाहिए कि हमारे जो लोग हैं वो उनके काम पर पूर्व पक्ष करें और उनको उत्तर दें। उनको रुकावट नहीं हम करना चाहते, लेकिन उनका जो उन्होंने विचार लिखा है, उनकी कितनी सारी किताबें हैं, हज़ारों पेजेस की किताबें हैं और पेपर्स हैं, वो हम उसका पूर्व पक्ष हम कर रहे हैं, और इसलिए हम सहायता भी चाहते हैं कि और भी लोग करें। अब मैं आपको 1-2 चीज़ें समझाऊंगा कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, क्योंकि फिर आपको क्लियर हो जाएगा आइडिया। एक है ये जो डेप्थ ऑफ संस्कृत, उनका पेपर है डेप्थ ऑफ संस्कृत। डेप्थ ऑफ संस्कृत में उन्होंने आर्ग्यू किया, पहला पैराग्राफ तो यही पढ़ना चाहिए, ये अच्छा पैराग्राफ है उन्हीं का ओपनिंग। इन द एज ऑफ हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ब्रैकेट्स में हिंदुत्व, inaugurated in the 1990s by the rise of the Bharatiya Janata Party and its ideological auxiliary, the Vishwa Hindu Parishad, Indian cultural and religious nationalism has been spreading ever more distorted images of India's past. मतलब ये लोग आके इंडिया के पास्ट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। अब क्यों, कैसे डिस्टॉर्ट कर रहे हैं? फुल स्टॉप। फ्यू थिंग्स आर एज सेंट्रल टू दिस रिविजनिज्म एज संस्कृत, द डोमिनेंट कल्चरल लैंग्वेज ऑफ प्री कॉलोनियल सदर्न एशिया आउटसाइड द पर्शियन ऑर्डर। ठीक बात है। हिंदुत्व प्रोपेगेंडिस्ट्स हैव सॉट टू शो दैट संस्कृत वाज इंडिजिनस टू इंडिया। मतलब जो लोग कहते हैं कि संस्कृत वॉज इंडिजिनस टू इंडिया, मतलब आर्यन नहीं लाए कहीं से, आर्यन इन्वेडर्स नहीं लाए, इंडिया में ही आई थी,
they are Hindutva propagandists, and they purport to decipher Indus Valley seals to prove its presence 2 millennia before it actually existed. मतलब जो लोग कहते हैं कि जो इंडस वैली से भी हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, वो भी झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज वो तो हमारी संस्कृति तो बाद में शुरू हुई थी। फिर कहते हैं इन ए फार्सिकल रेपिटेशन, फार्सिकल मतलब जैसे कोई मजाक उड़ा रहा है, फार्सिकल रेपिटेशन ऑफ रोमांटिक मिथ्स, यूरोपियन रोमांटिक मिथ्स, संस्कृत इज कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू द characteristic hyperbole of the Vishwa Hindu Parishad. It is considered the source and sole preserver of world culture. मतलब कोई भी आपको, जैसे शुरू में कई लोगों ने कहा, प्रोफेसर भारद्वाज ने कहा, डॉक्टर स्वामी ने जो कुछ संस्कृत के बारे में कहा, उनके प्रोडक्ट के मुताबिक दिस इज हाइपरबोल, दिस इज शोविनिस्टिक, दिस काइंड ऑफ आइडिया कि इट इज द संस्कृत इज ए सोर्स ऑफ वर्ल्ड कल्चर, ये तो बहुत उनके लिए प्रॉब्लम है। द स्टेट्स एंग्जाइटी, द स्टेट्स एंग्जाइटी, इंडियन स्टेट उस वक्त, ये उन्होंने लिखा था जब वो बाबरी मस्जिद का प्रॉब्लम हुआ था, तो ये बहुत पॉलिटिकल लोग हैं, शेरमैन पॉलक इज वेरी पॉलिटिकल, तो उस जमाने में लिखा था कि द स्टेट्स एंग्जाइटी both about Sanskrit's role in shaping the historical identity of the Hindu nation and about its contemporary vitality has manifested itself in substantial new funding for Sanskrit education. उनको ये बहुत प्रॉब्लम है कि ये तो न्यू फंडिंग आ रही है संस्कृत एजुकेशन की, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म एंड शोविनिज्म। ऐसे ही इट गोज ऑन एंड ऑन। अब ये जो डेथ ऑफ संस्कृत का पेपर उनका था, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर, उन्होंने आर्ग्यू किया है कि संस्कृत डाइड बिफोर द मुगल्स एंड बिफोर द ब्रिटिश, बिकॉज जो हिंदू किंग्स थे वो संस्कृत को कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि संस्कृत में अंदर ही इतनी बुराइयां थी, उसमें इतने डिफेक्ट्स थे, क्योंकि उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन संस्कृत में पड़ी हुई हैं। संस्कृत का जो डीएनए है, जो संस्कृत का जो एसेंस है, तत्व है, वो अब्यूसिव है, सोशल पॉलिटिकल अब्यूसिव है। और वो जो इतने साल उन्होंने चलाते गए वो एकदम गिर गया। एंड ही गोज ऑन टू से दैट एनी क्रिटिसिज्म ऑफ द मुगल्स for playing a role is totally false and should not happen, because Mughals did not do anything to harm Sanskrit. In fact, many Mughal kings and many Muslim kings tried to help revive Sanskrit, but the Hindus would not cooperate. This is his point. And then he says that British also cannot be blamed, because British actually did a lot to revive Sanskrit, but the Indian people were not interested as well. So this is one example. उनकी थियरी ये है, उनकी राइज एंड फॉल ऑफ संस्कृत थियरी है कि बुद्धा के पहले संस्कृत was only used for Vedas. संस्कृत का कोई और काम नहीं था. It was only used for Vedas. और वेदा सीक्रेट थे, ये सिर्फ ब्राह्मण का काम था और बाकी लोगों को अलाउड नहीं था, और ये एक तरह का मैजिक था। वैदिक यज्ञ एक तरह का मैजिक है जिसके साथ वो हिप्नोटाइज करके लोगों को कंट्रोल कर सकते। और ये जो संस्कृत वो प्रोपेगेट करते जा रहे थे, ही कॉल्स इट हिम्नोलॉजी, जो मतलब जो चार्ट करी जा रही है पर कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है। और वो कह रहे हैं कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू बी क्रिएटिव विद दिस इन दिस मोड, क्योंकि जो अल्टीमेट रियलिटी है जिसको हम परमार्थिका कहते हैं, उसको शेरमैन पॉलक नहीं मानते क्योंकि वो नास्तिक है और एक तरह के चरवक टाइप आइडियोलॉजी है। इसे चरवक पंडित, ठीक है। तो चरवक पंडित हैं, तो हमारे पास भी चरवक पंडित थे, कोई बुरी बात नहीं, हम उनको जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमको जवाब देना चाहिए। उनको हम ब्लॉक नहीं कर रहे, बैन नहीं कर रहे, ऐसे कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन जो कुछ भी कह रहे हैं हमको ये नहीं चाहिए उनको आंखें बंद करके उनकी पूजा करो, हमको उनकी बातों को पढ़कर पूर्व पक्ष करके उनको जवाब देना चाहिए। तो वो चरवक टाइप उनकी आइडियोलॉजी है। तो वो कहते हैं कि बुद्ध के पहले ये सिर्फ अब्यूसिव लैंग्वेज थी, और वो पूर्व मीमांसा से एक तो श्लोक निकाल कर पूरी तरह से वो समझाते भी नहीं है, पूरी अच्छी तरह से उन्होंने एनालाइज भी नहीं किया, और उससे वो क्लेम करते हैं
कि ये लैंग्वेज जो थी और ये जो वेद था, इसमें सोशल ऑपरेशन ही मेन उसका आइडिया यही था कि लोगों को कंट्रोल करो। और फिर जब बुद्ध आए, उन्होंने ये नई चीज शुरू की कि वेद की जरूरत नहीं, ब्राह्मण्स की जरूरत नहीं, यज्ञ की जरूरत नहीं, हर इंसान अपने आप ही आगे जा सकता है। ये उन्होंने बुद्ध ने निकाला। और फिर राइटिंग बुद्धिस्ट ने निकाली, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट आई। और फिर जो फॉरेन कुषाण और शाखा किंग्स थे, उन्होंने आके काफ़ी अपने कोर्ट्स में फंडिंग दी कि ये रिटन काव्य शुरू किया जाए। और शेल्डन पॉलक के मुताबिक फर्स्ट काव्य वाज जटका टेल्स, जो बुद्धिस्ट में फर्स्ट काव्य। एंड देन ब्राह्मण्स डिसाइडेड कि अरे हम तो रह गए पीछे, हमको कोई फंडिंग नहीं मिलती, क्योंकि हम तो ओरल ट्रेडिशन में है और ये फंडिंग मिल रही है रिटर्न में, तो हमको भी रिटर्न करना चाहिए। तो उन्होंने कॉपी करके, बुद्धिस्ट को कॉपी करके उन्होंने भी राइटिंग शुरू कर दी, और ताकि उनको भी फंडिंग मिल सके। और उनका मेन काव्य वाज रामायण। सो ही सेज रामायण literature starts in the 1st century after Christ. 1st century after Christ is the date for Ramayana, according to Pollock. So उन्होंने डेट्स भी एडजस्ट किए हैं, और जो हमारे शास्त्र हैं, जो भी मेजर टेक्स्ट हैं वेद के अलावा, वो सब आफ्टर बुद्धा डेट उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, ताकि ये वो प्रूव कर सकें कि ये सब बुद्धिज्म का ही इन्फ्लुएंस है, जो फिर ये ब्राह्मण्स ने उनको कॉपी किया। तो इसी तरह से, और फिर वो कहते हैं कि ये जो रामायण है ये क्यों निकाली। रामायण इसलिए निकाली क्योंकि अब ज़माना बदल गया था, अब सब लोग पॉपुलर चीज़ें सुनते थे, जटका टेल वैसे जो थी, कई तरह के काव्य आ रहे थे। तो उनको चाहिए था कि ये जो वेद में जो ऑपरेसिव लैंग्वेज है, ऑपरेशन है, सोशल ऑपरेशन है, ये कोई पॉपुलर तरीके से भी फैलाई जाए। तो रामायण निकाली गई थी इसीलिए। रामायण इज ऑल्सो ए डॉक्ट्रिन फॉर सोशल ऑपरेशन, ये उनकी थियोरी है। 10 साल उन्होंने रामायण पर काम किया है, 10 years। क्रिटिकल एडिशन ऑफ रामायण विच इज टॉट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो सब लोग उसको कोट करते हैं, तो क्रिटिकल एडिशन में उन्होंने कहा है कि रामायण में मेन आइडिया इज डिवाइन किंग वर्सेस डिमोनिक फॉरेन एनिमी। डिवाइन किंग इज राम, फॉरेन एनिमी इज रावण, वो डिमोनिक है। डिवाइन किंग को उन्होंने कहा राजधर्म में देयर आर नो रूल्स, डिवाइन किंग कैन डू एनीथिंग, व्हिच इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट द केस। ही सेज कि धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र जो है वो अप्लाई नहीं करते राज जो डिवाइन किंग है, बिकॉज ही इज डिवाइन, ही इज गॉड, तो वो तो कुछ भी कर सकता है, उसको तो यार नो लिमिट्स, ही कैन डू एनीथिंग ही वांट्स ब्लाइंडली, पीपल हैव टू फॉलो ब्लाइंडली। और जो डिमोनिक अदर है, म्लेच्छा है या कोई भी राक्षस है, अदर है, वो इसलिए निकाला गया कि जो भी किंग का एनिमी है वो उसको मारने के लिए लोगों को कहे कि ये डिमोनिक है, ये डिमोनिक है, इसको मारना है। तो फिर देन ही सेज कि ये जो रामायण थी, इट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट इन द पब्लिक अंटिल द 12th century। ये भी देखिए, until the 12th century it was not very important, and there were no big temples and there were no big public structures for Ramayana. It started in the 12th century because the Turkish armies come and Hindu kings need a story to say we are the divine king and they are the demonic enemy. So they bring Ramayana as the story to fight the Turkish kings. So from the beginning it has been purposely a strategy to vilify Muslims. ये उनकी बात है कि the vilification of Muslims, कि Muslims और दुश्मन है, is because जब टर्क्स आए तो उनको राक्षस समझा, और अपने जो हिंदूज हैं उनको, जो हिंदू किंग्स हैं उनको डिवाइन किंग समझा, और उसी ज़माने से कई टेम्पल्स बने, कई ऐसी चीज़ें बनी। नाउ आई टॉक टू समबडी इन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कि आपके पास बिफोर 12th century कोई एविडेंस है राम के किंग्स, रामायण की पूजा, रामायण के टेम्पल्स, एंड दे हैव गिवन मी लिस्ट ऑफ 30-40 बिग रामायण थिंग्स long before Turkish came. So I have lot of examples of response to what he's saying. तो फिर वो कह रहे हैं कि जो 12th century में ये टर्क्स के अगेंस्ट किया गया रामायण यूज करके, वो ही चीज अब बाबरी मस्जिद में, अयोध्या में मुस्लिम्स के अगेंस्ट की गई। So this is his theory
ही स्टार्ट्स विद के वेदास में ऑपरेशन है, वैदिक ऑपरेशन, फिर वो रामायण में चला गया, रामायण में एक बार चला गया तो बड़ा पॉपुलर हो गया, और वो पॉपुलर रामायण जो है वो किसी भी जब भी उनको जरूरत पड़े, हिंदूज को जरूरत पड़े कि किसी के अगेंस्ट कुछ युद्ध करना है और लोगों को अपनी तरफ लाना है, तो रामायण के साथ वो उसको डिमोनाइज करके उसके अगेंस्ट लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं। और ये मोबिलाइजेशन टर्क्स के ज़माने भी हुई और अभी बाबरी मस्जिद में भी हुई। सो दिस इज हिज एनालिसिस, वेरी ओपन अबाउट इट। और मुझे ये आई एम सरप्राइज दैट नोबडी हैज स्टडीड दिस, नोबडी हैज इंटरेस्टेड। किसी ने भी उनको जाके ये कभी सवाल जवाब के लिए कभी चैलेंज नहीं किया। एंड आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, आप लोग प्रोफेशनल हैं, हमारे कंट्री में कितने संस्कृत स्कॉलर्स हैं, कितनी कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको कितना कुछ आदर मिलता है, अवार्ड मिलते हैं, कितना कुछ किया जाता है, कभी ऐसी बातचीत किसी शुरू ही नहीं की। तो आई एम नॉट सेइंग आई एम राइट एंड ही इज रॉन्ग, आई एम सेइंग आई हैव अधिकार, आई हैव राइट टू आंसर, टू क्वेश्चन हिम, टू डिबेट हिम, बिकॉज हमने जो कुछ निकाला है वो दैट इज नॉट वेरी करेक्ट, हमारे अनुसार ये बात ठीक नहीं है, तो उनको ये जवाब देना चाहिए। सो इस तरह से उनके पास बहुत सारे, उन्होंने कई हज़ार पेजेस लिखे हैं, तो हमने करीब 2-2,500 पेजेस पढ़े हैं डिटेल में। और उनकी जो स्कॉलरशिप है बहुत हैवी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, उसको कई बार पढ़ना पड़ता है और फिर कई लोगों से बातचीत करके समझना पड़ता है कि ये क्या मतलब है, क्या कह रहे हैं। तो उसके बाद हमने काफ़ी कुछ, अभी करीब 300-400 पेजेस का उनका जवाब हमने तैयार कर लिया है और इसकी हम एक पुस्तक निकालेंगे। अब फाइनल पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी जो थ्योरी ऑफ काव्या है, उसके मुताबिक ये 11th सेंचुरी में किंग भोजा ने काव्य शास्त्र जो लिखा, दैट इज द थ्योरी ऑफ काव्य। जो पहले उसके इतना कुछ लिखा गया, नाट्य शास्त्र, कितने कुछ लोगों ने काव्य लिखे, काव्य शास्त्र लिखे, ही एक्नॉलेजेस, थोड़ा थोड़ा उनका नाम दे देते हैं पर कहते हैं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं थे। किंग भोजा की काव्य शास्त्र इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो पॉलिटिकल मैसेज है, और ये सारी संस्कृत टेक्स्ट को पॉलिटिकल तरीके से देखना चाहते हैं, बिकॉज ही इज अ मार्क्सिस्ट। ही वांट्स टू शो कि ये सोशल पॉलिटिकल ऑपरेशन की बात है, सारा कुछ संस्कृत का और संस्कृत के जो टेक्स्ट हैं दे आर ऑल फॉर सोशल पॉलिटिकल ऑपरेशन। उसके लिए जो उनको काव्य शास्त्र काम का आया वो है किंग भोज ने जो लिखा, ठीक है। अब उसमें किंग भोज का जो काव्य शास्त्र है और जो पॉलक के अनुसार जो काव्य शास्त्र है उसमें रसा नहीं है, देयर इज नो रसा पार्ट ऑफ इट। इट इज ओनली प्रशस्ति कि किंग की पूजा, किंग की प्रेज हो रही है, किंग ने ये ऑर्डर दिया, तो ये इट इज ऑल अबाउट पावर, कि जो किंग है उसकी पावर है, जो लोगों को डंडे के साथ वो कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और इट इज नॉट काव्य एज ए वे टू रीच डिवाइन, कोई उसमें रस, ऐसा रस नहीं है। तो ये हमने करीब, जब हमने ये पहले ईमेल्स भेजे पिछले अगस्त सितंबर के, हमको ये चिंता है, हमने एक पुस्तक लिखनी है और हम ये आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, तो आई गॉट ईमेल फ्रॉम शेल्डन पॉलक कि कैन वी सिट डाउन एंड हैव अ डिनर, कैन वी हैव अ कॉफ़ी, कैन वी डिस्कस। हमने कहा आ जाइए, तो वो प्रिंसटन आ गए, तो हमने 3-4 घंटे बैठकर कॉफ़ी जगह में बैठकर हमने बातचीत की। तो हमने उनको ये सब कुछ बताया कि देखिए ये तो आपने तो रस निकाल दिया काव्य शास्त्र से, तो ये क्या बात हुई। तो ही वॉज एट दैट टाइम ही वॉज सेइंग हाँ मैं तो बड़ा कुछ, ही वॉज नॉट वेरी क्लियर। अभी आई गॉट ईमेल कि यू विल बी ग्लैड टू नो आई एम राइटिंग ए न्यू बुक कॉल्ड रसा। हाँ, अब देखिए ही वांट्स टू बी कवर्ड, कि भी ताकि जब हम क्रिटिसाइज करेंगे तो वो ये भी कह सकेंगे कि मैंने भी लिखा हुआ है रसा के बारे में। आप क्या कहेंगे, मैंने भी तो लिखा हुआ है। लेकिन वो जो उन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भेजा अपनी पुस्तक के बारे में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे उन्होंने। उसमें लिखा है कि in 2011 Columbia University we invited Professor Radha Vallabh Tripathi to come and teach courses for a couple of semesters, and Professor Tripathi taught course on rasa, and that is when I first time appreciated rasa. So I'm writing a book. Now there are two, this is very good ammunition for me for two reasons. Firstly, somebody of such high stature who's been writing as a great authority until 3 years ago did not know rasa, and he's writing theory of kavya. This is very strange. But second point is even more interesting. His own admission
that his prior work he did not know rasa, means that now he should void and negate or his prior work. He should say कि पुराना जो काम था वो गलत था, मेरे को दोबारा शुरू करना पड़ेगा. He has to say that. So हमारा जो शास्त्रार्थ है ये बहुत टेक्निकल और डिटेल का है. अब ये सिर्फ एक आदमी के साथ लड़ाई नहीं है. आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम बाय वन मैन हियर देयर. वो जो टारगेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए नारायण मूर्ति बिलियनियर है, हिज सन रोहन मूर्ति इज द सक्सेसर. रोहन मूर्ति has started a library of Murti classics and Sheldon Pollock is editor in chief. तो उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल चुके हैं और वो 5 वॉल्यूम्स अभी उन्होंने जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में और दिल्ली में एक फंक्शन में, बेंगलोर में, मुंबई, सारी इंडिया जाकर उन्होंने लॉन्च किया. बहुत धूमधाम से बड़ा कुछ लॉन्च किया. अब आप लोगों को देखना चाहिए कि उसमें क्या क्वालिटी ट्रांसलेशन है, किस विचार की ट्रांसलेशन है, ये आर्यन थियरीज हैं, उसमें ये सोशल ऑपरेशन के बारे में है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपको देखना चाहिए. उनका गोल है 500 वॉल्यूम्स. आपका अगर उनके पास पैसा तो वो करवा सकते हैं. 500 वॉल्यूम्स, दे विल बी सब्सिडाइज्ड नॉट टू कॉस्ट मोर देन 300 रुपीज़ इन द पेपर बैग and sold in every railway station and put in every school. So within 10 years लोगों की brain washing हो जाएगी. So this is a very big thing. ये छोटी मोटी बात नहीं है. Government has given them Padma Shri, the previous Sonia Gandhi government, because उनके जो students हैं इंडिया में वो काफ़ी बैठे हुए हैं, काफ़ी उनकी power है, तो वो influence करवा सकते हैं. Billionaires इंडिया उनको फंडिंग दे रही है. अब श्रृंगेरी मठ is almost ready to back him. और क्या रह गया? It's like a complete takeover. It is like another colonization. It is the recolonization of India. It is not. तो उसमें जो भी हमारे पास आए, कुछ भी हमारे को ऑफर करे, we should not be very happy कि हमारे को ये प्रेस कर रहा है. We should always hire some experts and say कि please go and find out. इनका पूर्व पक्ष करो, इनकी पूछताछ करो, हमको रिपोर्ट दो कि ये क्या कह रहे हैं, क्या ठीक है, क्या गलत है. Now हमने ऑफर किया है, ट्विटर पर भी किया है, फेसबुक पर भी किया है, ईमेल्स में भी, भाषण में भी किया है, दैट ये जितने भी लोग उनको फंडिंग दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग एंग्री कि मैं ये ऐसी बातें कर रहा हूँ, लेट्स हैव अ डिबेट. आई वांट टू आस्क हिम अबाउट काव्य एंड रस थ्योरी. आई वांट टू आस्क हिम हिस्ट्री ऑफ संस्कृत, whether Buddhists are the ones who started Sanskrit literature. According to him, Sanskrit literature starts because of the impact of Buddhism. Otherwise, there is no Sanskrit literature. So, ये जो चीज़ें वो कह रहे हैं और इसके मुताबिक जो उन्होंने अपनी थियरी, मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ सोशल ऑपरेशन, ये बहुत डेंजरस चीज़ है. उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक अंबेडकर सेंटर फॉर संस्कृत स्टडीज़ खोला है. आइडिया तो अच्छा है कि दलित शुड ऑल्सो स्टडी संस्कृत. ठीक है, आई लाइक इट. आई वॉन्ट दलित टू स्टडी संस्कृत, बट आई डोंट वॉन्ट इट डिवाइसिव कि उनको ऐसी संस्कृत सिखाई जाओ कि तुम्हारे अगेंस्ट किया गया था. उनको सिखाकर इंडिया वापस भेजो ताकि वो लोग भाषण में सारा जाके. ठीक है. अब उन्होंने इस तरह के लोग काफ़ी पैदा किए हुए हैं और भी उनके पास फंडिंग है और भी ऐसे लोगों को पैदा करना चाहते हैं. तो ही इज वेरी क्लियर दैट हिज मिशन इज पॉलिटिकल. इनफैक्ट ही सेज ही स्कोल्डिंग इंडोलॉजिस्ट्स. इंडोलॉजिस्ट को स्कोल्ड करते हैं कि आप लोग यू आर जस्ट रोमांटिसाइजिंग दिस लैंग्वेज. वो तो जो पहले का ऑपरेशन पड़ा है वो तो उसको आप रोमांटिसाइज कर रहे हो. आपको ये नहीं पता कि ये जो उनके नाटक है, ये जो उनकी पोइट्री है, इसके अंदर ऑपरेशन है, सोशल ऑपरेशन है. मैन ऑपरेसिंग वुमेन, अपर कास्ट ऑपरेसिंग लोअर कास्ट, हिंदूज ऑपरेसिंग मुस्लिम, ये सारी बातें उनके लिखी हुई हैं टेक्स्ट में. तो वो आपको निकालनी चाहिए. एंड ही मेक्स इट वेरी क्लियर दैट द एजेंडा ऑफ स्कॉलरशिप इन संस्कृत शुड बी पोलिटिकल काव्य. ही कॉल्स इट पोलिटिकल काव्य. और जो फिलोलॉजी जो है फील्ड यूरोप में, वेयर यू यूज लैंग्वेज टू फिगर आउट कि इसका डीपर मीनिंग क्या है, इंटेंशन क्या है इसमें. सो ही हैज समथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल फिलोलॉजी. वो उनका फ्रेज है. ही वांट्स टू यूज पॉलिटिकल फिलोलॉजी टू स्टडी संस्कृत. मतलब उसमें फिलोलॉजी का टेक्निक निकाल कर क्या पॉलिटिकल मैसेज है हर एक टेक्स्ट में, वही पढ़ना चाहिए. मतलब कोई हमको स्पिरिचुअल वैल्यू तो है ही नहीं ना, उनके लिए कोई स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है, कोई आध्यात्मिक वैल्यू नहीं है, कोई परमात्मिक वैल्यू नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल वैल्यू है. तो ये जो पॉलिटिकल फिलोलॉजी उनकी जो स्पेशलिटी है, उसके मुताबिक होल स्टडी ऑफ संस्कृत इज ए मार्क्सिस्ट स्टडी ऑफ
व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन सोसाइटी, यही बात होगी ना। तो आपको मेरा मैसेज ये है कि आप संस्कृत के विद्वान हैं, आप संस्कृत के स्कॉलर्स हैं, आप हमारी सहायता कीजिए इन प्रोजेक्ट्स में, हमको सहायता चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह के हज़ारों लोग हों जो खड़े होकर ऐसे जवाब दे सकें, जो उनके एक एक चैप्टर को पढ़कर उनको समझकर, जहाँ उन्होंने ठीक लिखा है वो ठीक भी लिखा है, उन्होंने ठीक भी बहुत, उन्होंने मेहनत तो बहुत ही की है। जैसे विलियम जोन ने भी बहुत मेहनत की थी, मैक्स वीनर ने भी बहुत मेहनत की थी, वो तो ठीक है, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनको हमने उनको बोल भी दिया है कि यू हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क, वो तो ठीक है, पर उसका मोटिव क्या है। और ये भी हम नहीं कहते कि वो मोटिव गलत है, कि पॉलिटिकल मोटिव गलत है, हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि लोगों को पता होना चाहिए, जो आपको फंडिंग दे रहा है या जो आपको अवार्ड दे रहा है या श्रृंगेरी मठ वालों को आप सीधा बता दो कि मेरा श्रृंगेरी मठ को, शंकराचार्य जी को आप सीधा बता दो कि मेरा मोटिव, मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा इंटेंशन है कि मैं ये सारे टेक्स्ट को निकाल कर मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग अप्रेस कर रहे हो। और फिर जब वो आपको सपोर्ट करना चाहते हो तो ठीक बात है, पर डोंट कवर अप, डोंट बी डबल के भी काम एक हो रहा है पर लोगों को पब्लिक रिलेशंस की तरह कुछ दूसरी चीज़ बताई जा रही है। अब जैसे ये जो मैं बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट पब्लिक टॉक वेयर आई हैव डिस्कस्ड दिस। मैंने अभी तक पब्लिकली नहीं कहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी पुस्तक निकले फिर ये बात शुरू हो, क्योंकि पहले ही ज़्यादा बात शुरू होगी तो वो फिर वो मेरी पुस्तक को भी शायद इंटरफेयर कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, क्योंकि उनके पास पावर तो बहुत है ना। सो क्योंकि भारद्वाज जी ने मेरे को इन्वाइट किया तो मैंने कहा कि मैं ये आई विल गिव अ टॉक अबाउट माई नेक्स्ट बुक। तो नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चन आंसर्स। धन्यवाद।